आज यूएई ने अनाउंस किया कि वो पेट्रोल का प्राइस अप्रैल में 30 से 70% बढ़ गया है। यूएस के अंदर पेट्रोल का प्राइस $4 गैलन पड़ गया है, जो हाईएस्ट है कोविड 2021 या 22 से, वो भी 30% बढ़ गया है। ये वो देश हैं जो एनर्जी सफिशिएंट है। ये सब कहां से शुरू हुआ है? ये शुरू होता है, आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब उसके ऊपर ईरान कह रहा है कि हम एक इंपोज करने जा रहे हैं टोल्स। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पहले कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाऊंगा, अब कह रहे हैं बिना खुलवाए भी विक्ट्री कर सकता हूं। दूसरी तरफ मरीन्स भेज रहे हैं। तो भैया, वॉर तो ईरान की है, पर अगर यूएई, जिसके पास पूरे वेस्ट एशिया का तेल आता है, या यूएस, जिसके पास रिजर्व्स है, 30% हाइक कर दिया, तो भैया भारत में क्या होगा, ये आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। अब भारत में क्या होने जा रहा है, क्या इंपैक्ट है, और यूएस ईरान में क्या चल रहा है, क्योंकि चोक पॉइंट तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू विस्करण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया, और जो मुद्दे ऑलवेज अ आपने प्लेजर। उठाए हैं, यही मुद्दों को डिस्कस करने के लिए मेरे को इनवाइट किया गया था फिरोजपुर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में। उसमें एम्बेसडर नवदीप सूरी साहब थे, जो कि यूएई में एम्बेसडर रह चुके हैं, काफ़ी आर्टिकल लिखते हैं, किताबें लिखे हुए हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिए हैं, और बोथ ऑफ अस हैव बीन शेयरिंग द प्लेटफॉर्म इन मेनी मेनी इवेंट्स। तो वहाँ पे यही मसला जो आपने उठाया है, आपका जो शुरू शुरू का जो बयान है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप बिल्कुल जो यू पुट योर फिंगर ऑन द नेल, ऑन द मेन इशू, कोर इशू। तो क्या चक्कर है, यूएसए एक एनर्जी सफिशिएंट देश होने के बावजूद शेल गैस 2019 दिसंबर तक वो इंपोर्ट किया करते थे मिडिल ईस्ट से। दिसंबर 2019 के बाद वो एक्सपोर्ट करने लगे, और शेल गैस का कॉस्ट, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन कॉस्ट, उससे ज़्यादा है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक इवन कॉस्ट है, उससे नीचे वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि इट विल बी इकोनॉमिकली या कमर्शियली अनवायबल। वो है $70 पर बैरल। आज के दिन में ब्रेंट का रेट अगर देखते हैं, ये आ जाता है करीब करीब 116, मेरे हिसाब के मुताबिक 116, लेकिन एक चैनल में अभी बैठा था, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं 115 को पार नहीं किया, जो कि गलत है। 116 को पार हो चुका है, और अगले चंद एक दिनों में ये 120 को पार करके 125 तक पहुंचने का बहुत संभावना है। और यहीं पे आप देखिए क्या चक्कर है, वो $4 पर गैलन यूएसए में जो पेट्रोल बेचते हैं वो गैलन पे बेचते हैं। जो पहले 3.25 3.29 था, वो क्रॉस करके अभी $4 से ज्यादा हो गया है। ये एक ऐसा चीज है, यूएस जैसे सुपर पावर को बहुत हिट करता है, हार्ड हिट करता है ये। तो ये क्यों, यूएई जैसे देश है जिसके पास सब कुछ है, सारे कंट्रोल में, क्यों ये होते जा रहा है? ये पूरा खेल जो आपने कहा अभी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, वो है, ये खेल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना निहायत आवश्यक है, क्योंकि आज का डिस्कशन हमारा केंद्र बिंदु यहीं पे है। सवाल उठता है, क्या यूएस बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने जाएगा? ये हर इंसान, हर एक व्यूअर को ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बुट्स ऑन ग्राउंड जो है, कहने में बहुत आसान है, करने में इसका एक काउंटर क्वेश्चन आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं बॉडी बैग्स और कॉफिन अपने देश को भेजने के लिए? जैसे वियतनाम में कहानी हुआ था, वियतनाम का नाम लेता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सब अपना दिमाग ले जाते हैं, जो स्कॉर्चिंग द अर्थ वाला पॉलिसी उन्होंने चलाया था। स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी एक अलग किस्म का कॉन्सेप्ट था उस समय। वो सोचते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग होने जा रहा है क्या? कारपेट बॉम्बिंग करे या ना करे, स्कॉर्चिंग द अर्थ पॉलिसी ये धीरे 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 करेंगे। स्कॉर्चिंग द अर्थ पॉलिसी, हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, वो 3 पहलुओं को मध्य नजर रखे वो एक्शन लिया जाता है। सबसे पहला है आपका जो फूड फूड क्राइसिस, फूड को क्रिटिकल, उसका सप्लाई चेन को ऐसा डिसरप्ट किया जाता है, फूड प्रोडक्शन तक। डार्पा एक यूएसए का संस्था है जो इसके ऊपर रिसर्च किया है, और जो फूड के दाने होते हैं, चाहे गेहूं हो, धान हो, तो उस दाने को ऐसा इन्फेक्ट किया जाता है बाय इंजीनियर्ड वेक्टर्स, वो उसका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को जीरो कर देते हैं। धान में कभी कभी आप देखे होंगे, या गेहूं में हर दाना जो है उसमें से आटा नहीं निकलता है, उसमें खोखले होते हैं। तो इसको वो ऐसा इंसेक्ट को बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, ताकि उसमें जो प्रोडक्ट होना चाहिए उससे 50% लेस हो जाता है, 25% लेस। इस तरह ये वियतनाम में किया गया था।
अलग अलग केमिकल, अलग अलग इंग्रेडिएंट को हर्बिसाइड के नाम पे उसको स्प्रे किया गया था। इसी तरह आप अगर देखेंगे शेल्टर, जो मकान, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जितने भी अभी जैसे ईरान में चल रहा है अभी, वो सिविल का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हेरिटेज साइट्स आर बीइंग हिट, म्यूजियम्स आर बीइंग हिट, जहां पे सिविलियंस, वहां पे मिलिट्री वैल्यू कोई है ही नहीं। इसी तरह तीसरा चीज है रिसोर्सेस। तीन चीजों को मध्य आप सेंट्रली लेके, ये जो स्कॉचिंग द अर्थ पॉलिसी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन यही चीजें हैं जिसको आप जोड़ सकते हैं। वियतनाम क्यों बार बार बोल, मैं वियतनाम इसलिए ले रहा हूं अलग अलग पॉडकास्ट में, अलग अलग चैनल में, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि नजदीक अभी था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से वो चल बसे थे, उनको जाने का तरीका यह था कि वहां से वो भागे थे वर्चुअली, और वियतनाम से भागे नहीं थे, उनको पीछे से धक्का मार के, लात मार के निकाला गया था। ये वही होने जा रहा है ईरान में। हो सकता है कि दोनों के बीच में तालमेल मिला जुला के ये कहीं ऐसा ना हो उससे भाग के निकले और साथ ही उनको धक्का मार के निकाला जाए, क्योंकि थोड़े ही दिन के बाद ये मुश्किल हो जाएगा कोई कॉन्फ्लिक्ट। सर आपने या कहा कि वियतनाम से धक्का मार के निकाला गया, क्योंकि अब ये सवाल कर रहे हैं लोग, सभी पूछना शुरू हो गए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मरीन्स भेज दिए हैं 3500 to 5000, 10,000 और जा रहे हैं। तो वो एक तरफ तो बिल्डअप कर रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड्स का, उसमें वो कह रहे हैं कि भैया ये आइलैंड पकड़ेंगे, खर्ग आइलैंड पकड़ेंगे, वहां पे वो अपने ट्रूप्स कर लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। एक ये है। दूसरा पैरेलल ये चल रहा है कि यूएस हैज रियलाइज्ड दैट इफेक्टिवली इट हैज लॉस्ट द वॉर। जो उसके इकोनॉमिक गेन्स थे कि मैं रिजीम चेंज करके अपनी मर्जी का बिठा दूंगा, इफ वन आयतुल्ला गो सेकंड आयतुल्ला कम्स, दैट्स नो विक्ट्री। मैं अपनी मर्जी का व्यक्ति बिठाऊंगा, वो एम पूरा नहीं हो पा रहा। यूएस इज गेटिंग डेस्परेट एंड कैन डू समथिंग इवन बिगर इन इट्स डेस्परेशन। तो सर क्या स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है कि सुपर पावर डेस्परेशन में, जैसे आपने बोला, वो एक तरह से केमिकल वॉर है अगर आप ये जो चीजें करते हैं कि विच इज टेक्निकली कि आप लीगली बैंड, बट वो कोई असर तो होना नहीं यूएस पे, वो तो नॉर्मल देशों के लिए होता है। सो सर क्या ये होने जा रहा है, मतलब व्हाट इज द मिलिट्री पोजीशन टुडे, अगर आप मिलिट्री टर्म्स में बात करें, कौन जीत रहा है? I can't help compliment you, Ishkaran साहब। आप you're too intelligent, too brilliant, to come on to the point straight. मैं तीन चार चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। चीज बहुत गंभीर है, ये लड़ाई बहुत लंबा खींचेगा। लड़ाई का केंद्र बिंदु है डी डॉलराइजेशन को रोकना है। कोई भी देश जो सुपर पावर होता है वो अपना पावर, अथॉरिटी और सुप्रीमेसी को हराना नहीं चाहेगा। और यहीं पे मैं थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन, बार बार शायद आपके चैनल में बताया हुआ, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, तो उनका जो कॉन्सेप्ट पेपर है उसके आधार पर प्रोफेसर एलिसन वो टाइम टू टाइम पेपर लिखे, 2015 को ये पब्लिश हुआ था, सर्कुलेट हुआ था। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखे, पिछले 500 साल का उन्होंने रिसर्च करके ये निचोड़ निकाल के रखा है कि कोई भी एकम्प्लिश्ड पावर, कोई राइजिंग पावर को अपने घुटने तक आने के लिए अलाउ नहीं करेगा कभी भी। जो हिंदुस्तान चाइना के लिए है वो चाइना यूएसए के लिए है, और यूएसए खुलेआम बोलने लगा है कि हिंदुस्तान को हम चाइना की तरह बढ़ने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो। अभी ये भी इतला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ लफड़ा होने जा रहा है अगले पिछले 24 घंटे में, कि यह अगला लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ होगा, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि इस बार हम हिंदुस्तान के सपक्ष में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? ये भड़का रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। जहां तक आपकी सवाल है, आप दोनों पहलुओं को हाईलाइट किए हैं। दोनों पहलुओं का सबसे पहले वाला पहलू क्या है? इरादा 4 दिन से 6 दिन, 6 दिन का आपका 15 दिन, 15 से फिर 30 दिन, अभी 1 महीना खत्म हो गया, दूसरे महीने में आ गया। क्या चक्कर है? 29 दिसंबर 2025 को नेतान्याहू जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे मारालागो में, फ्लोरिडा में। 1 घंटा नहीं, 2 3 घंटा बैठे, बातचीत हुई। ना उनका ओपन सोर्स ऑफ कोई मीडिया प्लेटफॉर्म, ना कोई पर्सनल इंटरव्यू, किसी ने पूछा भी नहीं, बातचीत क्या हुआ है। लेकिन बातचीत के थोड़े ही दिन के अंदर अमेरिकन फोर्सेस मोबिलाइज होने लगे। किस तरह? मिडिल ईस्ट की तरह। पहले थोड़ा कम हो गया था, 40,000 से कम था, लेकिन देखते देखते 10-12 दिन में 40,000 नफरी हो गया। आज कह रहे हैं कि 50,000 हो गया। आप कह रहे हैं कि वो मेराइन प्रोब को भेज रहे हैं। कोई ओपन सोर्स में ये भी रिपोर्ट आ रहा है 82 एयरबोर्न डिवीजन हैज बीन मोबिलाइज्ड। दे आर ऑलरेडी अबाउट टू टेक ऑफ। कहां से? हो सकता है कुवैत, हो सकता है इराक, इनका बेसिस है, एयर बेसिस।
नंबर एक चीज। नंबर दो, 13 जनवरी 2026 को एक प्रेजेंटेशन हुआ था व्हाइट हाउस में, उसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, तुलसी गबार्ड, जितने भी, नेम एनीबडी दे वर देयर। उनका क्या इरादा क्या था? इरादा ये था कि कांग्रेस प्रेशर डाल रहा था कि भाई उनको समझाओ, ये ट्रू मोबिलाइजेशन क्यों शुरू कर दिया, उनको समझाइए ईरान कोई थ्रेट नहीं है। इन्होंने बियॉन्ड ऑल स्केप्टिसिज्म एंड डाउट पूरा क्लैरिटी के साथ तुलसी गबार्ड प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि ईरान इज नॉट अ थ्रेट टू यूएसए। ठीक है, दो चीज बताया आपको। तीसरा चीज, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर एक इंटरलोक्यूटर थे, एक जेनेवा टूर में डायलॉग चल रहा था कि, और डायलॉग में जो जो मुद्दे सामने लाए थे ईरान हैड एग्रीड। और देखा 26 फरवरी को जब पूरा सोल्यूशन निकल चुका है, पहली बार ईरान के साथ जितना फ्रिक्शन और इनर्शिया था सब कुछ रिजॉल्व होके एक उभर के आ रहा था सोल्यूशन। हर चीज को मानने के लिए तैयार थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, एनरिचमेंट नहीं करेंगे, नेम अ थिंग दे वर एग्रीइंग। तो देखा कि ये तो उल्टा हो रहा है। वो 26 तारीख को डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के यूएसए में पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप मिले नहीं, जेडी वैंस को मिले, बताए कि ये हो क्या रहा है, ये तो उल्टा चीज हो रहा है, आप देखिए ये हो गया सोल्यूशन। 27 तारीख को वापस आके खुला सा पूरा एकदम पब्लिकली उन्होंने बताया कि वी आर 99% क्लोज टू द सोल्यूशन। इसके बावजूद 28 फरवरी 8:15 तेहरान में ये जो बॉम्बिंग हुआ, एक हेड ऑफ स्टेट को मारा गया, 49 इंपॉर्टेंट लीडर्स, सीनियर लीडर्स को मारा गया, उसके साथ तो लड़कियों को, it is a war crime, 168 girl children being killed in this thing। इसके बाद फिर वही 4 दिन का कहानी, हम 6 दिन के बाद चले जाएंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगा। देखते देखते 1 महीना हो गया। ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ इंटरसेप्टर, टॉमहॉक मिसाइल और पेट्रियट मिसाइल पूरा एकदम नीचे लेवल, जहां तक होना नहीं चाहिए उससे भी नीचे चला गया है। और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, एक साल में 84 टॉमहॉक मिसाइल बनता है इन द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ यूएस। और उन्होंने खर्चा किया, पहला 16 दिन के अंदर 418 टॉमहॉक मिसाइल खर्चा हो चुके हैं। इंटरसेप्टर अगर गिनती करेंगे, फर्स्ट 16 डेज में जितना प्रोडक्शन कैपेबल, एक इंटरसेप्टर को बनाने के लिए आपको 1.5 to 3 इयर्स टाइम लगता है। खर्चा होता है 1.1 मिलियन to 11.1 मिलियन। आजकल एडवांस स्टेज का जो इंटरसेप्टर बन रहे हैं वो 111.1 मिलियन डॉलर खर्चा होता है। एक मिसाइल से अगर आप एक ड्रोन को नाकारा करना चाहते हैं, वो मिसाइल का कॉस्ट है 4 मिलियन। और ये जो ड्रोन है जो ईरान बना रहा है वो है 20,000। अभी लेटेस्ट खबर आ रहा है कि मास प्रोडक्शन उनका शुरू हो गया है। 20,000 का डॉलर का जो कॉस्ट था अभी डाउन होकर $2,000 में प्रोड्यूस। सो बेसिकली व्हाट एम आई सेइंग कि डिस्पाइट ऑल कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्पाइट ऑल ऑपोजिट रिपोर्ट्स, स्टिल ही इज गोइंग अहेड। कांग्रेस में प्रेशर डाल रहे हैं, एप्स्टीन वाला प्रेशर है, हर एक चीज का प्रेशर है। अभी वो ग्रीनलैंड का कल परसों उन्होंने शुरू किया था, छोड़ेंगे नहीं। वहां पे लोगों के बीच में एक अपराइजिंग शुरू हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको मैंने शुरू में बताया था, शेल गैस की कॉस्ट $70 पर बैरल, ब्रेड का कॉस्ट, वेनेजुएला सर, वेनेजुएला भी हैवी है, तो वो भी वेनेजुएला में जो ट्रांजैक्शन होता था वो नॉन डॉलर करेंसी में हुआ करता था। ठीक है ना। और ईरान इज देयर आर 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाइना जिसको बाईपास करके, डॉलर को बाईपास करके युआन में ट्रांजैक्शन कर रहा था। आपने अभी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बारे में बताएगा, लास्ट में मैं यही बताऊंगा समय को मद्देनजर रखते हुए। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ईरान पहली बार उन्होंने एक्सप्लिसिटली क्लेम किए हैं कि ये हमारा सोवरेन राइट है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एक हिस्सा है। और उनका 5 डिमांड जो दिए हैं इन रेस्पॉन्स टू वो जो 15 पॉइंट के पीस प्रपोजल में, उन्होंने उसको नाकारा, रिजेक्ट कर दिया है। बोलता ये तो ना कि बराबर है, इट्स अ नॉन स्टार्टर। स्टार्ट होगा हमारा डिमांड जो है, आप उसको अगर सुनाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक उसमें है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज विल बी एन इंटीग्रल एंड सोवरेन राइट ऑफ ईरान। स्ट्रेट्स जो है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, वो बोलते हैं अनक्लोज 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, ये अनक्लोज कहते हैं उसको, 1982, जिसमें यूएसए नॉन सिग्नेटरी है। वो कहता है कि इस किस्म की स्ट्रेट जो, जैसे ये हो गया एक रेड सी की तरफ है आपका क्या मंदला, वो जो है ना एक चोक पॉइंट, रेड सी के बीच में से सुएज कनाल की तरफ जाते हैं। ये चोक पॉइंट्स कभी कोई देश को बिलोंग नहीं कर सकता। ईरान उसको क्लेम कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या क्लेम कर रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी तेल कोई भी देश खरीदता है, ये नॉन डॉलर करेंसी, यानी कि यूनान में खरीदना चाहिए।
यूनान चाइनीज करेंसी में, तब जाके उसको छोड़ेंगे वहां से। तो व्हाट इज, लेट्स कम टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां पे अगर 3,500 मेरीन आ गए हैं, मेरे रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 और आ चुके हैं, 4,500 के करीब करीब हो चुके हैं। अगर क्या वो धमकी करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ये कर रहे हैं या एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई एक ऐसा चीज होता है, इट इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, और उसका लीडर डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं सुप्रीम कमांडर, इट बिकम्स सुपर अनप्रिडिक्टेबल। कोई कह नहीं सकता कि कल क्या होगा। मेरे विचार के मुताबिक, बीइंग अ मिलिट्री मैन, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इवेंचुअलिटी। व्हाई वर्स्ट इवेंचुअलिटी? क्योंकि उनका मेन टारगेट है ये जो ईरान से ऑयल खरीद के दूसरे तरीके से, इंसिडेंटली मैं ये कह दूं आपका, चाइना का एक पाइपलाइन ईरान, इराक और सीरिया के थ्रू मेडिटेरियन तक जा रहा था। इससे पहले ये खुलासा नहीं हुआ है, ओपन मीडिया में नहीं आया है। उस पाइपलाइन को नाकारा किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, ताकि चाइना को वो धीरे धीरे कंटेन कर पाए। अभी एक ही रास्ता रह गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसी तरह बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है? बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि जितना गैस एलएनजी प्रोड्यूस होता है, बिना गैस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो नहीं सकता है, आपका सेमीकंडक्टर बन नहीं पाएंगे, आपका हीलियम अगर सही क्वांटिटी में सही समय पे नहीं मिलेगा, आपका सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे चाइना हो। चाइना इज इमर्जिंग टू बी द सुपर पावर इन टेक्नोलॉजी इन टाइम्स अहेड, जो एक चुनौती देने जा रहा है। फ्यूचर ऑफ 21st सेंचुरी विल बी ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक इनडायरेक्ट वे है। उन्होंने क्या किया, उसका जो आइलैंड है साउथ पार्स ऑयल फील्ड, इट इज द लार्जेस्ट, one of the largest gas producing islands in the world। उसका नॉर्थ की तरफ जो है वो कतार के पास है, एंड साउथ की तरफ है ईरान के पास। और यहां से ज्यादातर ईरान का 70% ऑफ द गैस गोज फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, बाकी यहीं से चाइना खरीद के ले जाता है अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। वो क्या चाह रहे थे? वो क्यों इजराइल जो हिट किया साउथ पार्स ऑयल फील्ड, क्या एम था उनका? एम थोड़ी ना ये था, उनका एम था 36 स्ट्रेटेजिम। चाइनीज का एक गेम बोलते हैं 30। अगर आप दुश्मन को मारना चाहते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स का आप इस तरफ टिल्ट करके रखिए, आप पहले कार्ड पे थोड़ा सा फुक मार दीजिए, ऐसा झटके के साथ मारिए, वो गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे। 35th कार्ड, उसके बाद 36 कार्ड जो है दुश्मन या टारगेट को हिट करता है, तो टारगेट सोचेगा कि उसके ऊपर जो गोलाबारी हुआ है, अटैक हुआ है, वो 36 कार्ड हुआ है, वो कार्ड को लेकर इधर फाड़ देगा वो, या थप्पड़ मारेगा। ये वही गेम खेल रहे हैं। सो 36 स्ट्रेटेजिम का मीनिंग क्या था? इजराइल भी धीरे धीरे अपना रहा है कि साउथ पार्ट्स ऑयल फील्ड को जब हिट किए, तो ईरान ने क्या किया? उन्होंने सीधा कतर में जो नॉर्थ, उसका नॉर्थ डोम बोलते हैं, दूसरे नाम अल्फासान और समथिंग लाइक दैट इज सेड, तो उसको हिट किया। उसको हिट करने के बाद क्या हो गया? ये हो गया कि विश्व में जो जो डिपेंडेंट है, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, ये सारे इसी गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये गैस फील्ड कहते हैं कि 17% ऑफ द ग्लोबल प्रोड्यूस इज जनरेटेड हियर, इट इज ब्लॉक्ड। इसका ब्लॉकिंग का मीनिंग है कि अगले 4-5 साल तक वो रिपेयर करते रहेंगे, फिर भी रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग क्या है? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। दैट इज द गल्फ कोस्ट ऑफ अमेरिका, जहां से वेनेजुएलन ऑयल जाता है रिफाइनिंग के लिए, जहां पे गैस भी प्रोड्यूस होता है, और गैस वहां से खरीद के लाएंगे। यहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूं आपका क्वेश्चन का जो है, वह यूरोप का 2021 और 25 के बीच में, पहले यूरोप अमेरिका से 21% के करीब करीब 18, 19, 20, ज्यादा 21% बोलते थे। आज के दिन में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस उनका बढ़ के 58 to 62% हो गया है। यानी कि पहले जो गैस इधर उधर से खरीदते थे नॉन डॉलर करेंसी में, अभी वो डॉलर पे खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर इज सुप्रीम एज ए इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी फॉर अ सुपर पावर टू रिमेन एज ए सुपर पावर। एक टाइम में डोमिनेंस था 86%, पेंडेमिक के टाइम में 54% हो गया था। इकोनॉमिक एक्सपर्ट बोलने लगे अगर 50% से नीचे जाएगा सुपर पावर, वो ना के बराबर हो जाएगा। अभी इट इज स्टेबलाइज्ड एट 58%। यूएसए इज best to take it up to 60 and 70 and go back to the erstwhile position। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बात बताई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये वर्ड चल रहा था डी डॉलराइजेशन इस तरह, क्योंकि अभी इट इज मिडवे, तो अभी पता नहीं कि यूएस के क्या एम्स हैं। वो तो जब वॉर खत्म होगी, स्टडी किया जाएगा, तभी एक एनालिसिस निकलेगा कौन जीता। मिडवे में तो कोई भी जंग में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो आप कह रहे हैं उस तरह, एक तरह से तो अमेरिका ने री डॉलराइजेशन भी कर ली है।
सो इट इज अ फाइट बिटवीन डी डॉलराइजेशन वर्सेस री-डॉलराइजेशन, जिसमें अगर यूरोप, लेट्स बी ऑनेस्ट, यूरोप की क्या कंबाइंड इकोनॉमी है, यूएस की क्या कंबाइंड इकोनॉमी है, और थोड़े और देशों को वो जोड़ ले अपने साथ, तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस पिछले 20 साल में फैल रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल में बेसिकली रैप अप कर दिया। वेनेजुएला से, ईरान में जो भी होता है, वेस्ट एशिया से 3 इन्वेस्टमेंट months, ले चुका है। 3 तो देन महीने वी में आर सर बैक टू रीडॉलराइजेशन बेसिकली। आप इसको रीडॉलराइजेशन की एक जीत समझ रहे हैं अगर ये एम्स, वी आर मिडवे बट अगर वॉर के अंदर, बट ये एम्स होते हैं, सो दैट मींस डोनाल्ड ट्रंप हैज रीडॉलराइज्ड अमेरिका इन अ सेंस। टू लार्ज एन एक्सटेंट 3 महीने के अंदर वेनेजुएला इज इन द हैंड्स ऑफ यूएसए, जहां से Yes. पूरी ट्रांजैक्शन, पूरे जो ऑयल ट्रांजैक्शन होता था युआन में हुआ करता था। ओके, इट इज इन द बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट वाज ईरान। दीज आर द 2 कंट्रीज, 2 देश हैं पूरा विश्व में कि जो डॉलर के अलावा दूसरे करेंसी में ट्रांजैक्शन किया करते थे। और तीसरा जो अभी उभर के आ रहा है वो है रशिया। रशिया के पिछले 5-6 दिन का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, इफ यू जॉइन द डॉट्स, यूक्रेन हैज बीन टोल्ड आपका टारगेट है जहां जहां से ऑयल प्रोड्यूसिंग हो रहा है, गैस प्रोडक्शन हो रहा है, उसको भी वो ठाप करने जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स आप यूक्रेन ने अटैक किया ही, हाँ, यूक्रेन ने अटैक किया ही सर रशिया पे। करेक्ट, इसका जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ आई कैन जॉइन द डॉट्स एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एंड बड़ी पिक्चर क्या है, तो क्यों हो रहा है, इनको अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे देखेंगे कि इसमें यही निकल के आ रहा है कि चाइना का कंटेनमेंट, नंबर 2, जहां जहां पे डॉलर के अलावा दूसरे नॉन डॉलर करेंसी से जो खरीदा जा रहा था उसको ऐसा डिपेंडेंसी बढ़ाए ताकि सबके सब अमेरिका के पास आए और वहां से सस्ते दाम में, कंपैरेटिवली आज के दिन में क्या है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉस्ट है $116, आने वाले समय में 120, 125 और 150 पहुंचने जा रहा है, देयर बाय मेकिंग द शेल गैस कॉस्ट $70 चीपर ऑप्शन। एक तो ये था। दूसरा आपका पहलू जो सवाल में आपने उठाए थे कि ये जो कभी कहते हैं कि भाई मैं तो ये नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिजिम चेंज के लिए जा रहा था, कभी कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये टारगेट कभी था ही नहीं, नया टारगेट एक खुल गया है, तो क्या करने जा रहे हैं। मेरा अंदाज यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है, और प्लस बीच बीच में कह रहे हैं जो खर्ग आइलैंड है उसको भी कैप्चर सर करेंगे। मैं ये, आप प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जब आप ये कर रहे हैं कि जो खर्ग आइलैंड है, क्या, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, खर्ग आइलैंड ये यूएस कैन कैप्चर विदाउट लॉस ऑफ टू मेनी लाइव्स, या लोग कह रहे हैं वो 15-20 माइल ही दूर है ईरान मेनलैंड से, तो अगर कैप्चर करके बैठ गए तो ईरान तो रोज मिसाइल फेंकता रहेगा, आपका रोज लॉस ऑफ लाइफ होगा। सो इज इट अ वायबल एम टू कैप्चर खर्ग आइलैंड, ए, एंड बी, क्या खर्ग आइलैंड कैप्चर करके आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरह से वो प्रेजेंस बना देंगे that you can shut the world's traffic down 5 years down the line? Is it that important, that point? दोनों को प्लीज कवर कीजिएगा आंसर। खर्ग आइलैंड को हमें समझना पड़ेगा, ये आइलैंड कहाँ पे है। ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मोटे तौर पे सबका क्लैरिटी होगा कहाँ पे ये। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 450 किलोमीटर दूर, जो कि कुवैत और इराक, मैप खोल के अगर देखेंगे कुवैत एंड इराक के आसपास में है, 25 से 30 किलोमीटर उनके बॉर्डर, लेकिन ईरान कोस्ट लाइन से दूरी पे है, वो पाइपलाइन से उनका ऑयल जाता है। नंबर 2, खर्ग आइलैंड का साइज कितना है, अगर आप देखेंगे गहराई में स्टडी करेंगे, ये 8 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है 5 किलोमीटर। नंबर 3, इसके जो मिलिट्री बेसिस जो प्रोटेक्शन के लिए लगे गए थे, एयर डिफेंस हो गया, आर्टिलरी हो गया, मिसाइल लॉन्चेस हो गया, ये एक सारे के सारे डिस्ट्रॉय हैं, जो रिपोर्ट ओपन सोर्स में आ रहा है, अभी है ही नहीं, अमेरिका उनको बर्बाद कर चुका है। नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान का इकोनॉमिक जो रेवेन्यू जनरेशन है, आप ये मान के चल सकते हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज कहना ठीक नहीं होगा लेकिन गलत भी नहीं है, एक मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, 90% ऑफ ईरान का रेवेन्यू, 75 to 90% ईरान का रेवेन्यू यही खर्ग आइलैंड से जाता है। ईरान का जो ताकत अभी देख रहे हैं, इतना पिटाई होने के बावजूद फिर भी दे दबा के रिटालिएट करते जा रहे हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज खर्ग आइलैंड। 90% ऑफ द ऑयल प्रोड्यूस्ड गोज फ्रॉम हियर टू चाइना ऑन डेली बेसिस, ठीक है ना, और उसका डिस्काउंटेड प्राइस में चाइना को दिया जाता है और चाइना उसका पेमेंट युआन में करता है, ठीक है ना। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस। डिस्टेंस
कुवैत और इराक का बॉर्डर देखेंगे, ये आया था गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2 में भी, ये काफी पॉइंट्स आए थे फॉर डिस्कशन, उसके ऊपर असॉल्ट होने जा रहा था। ये करीब करीब 25-30 किलोमीटर दूर है उनके कोस्ट लाइन से। ईरान वाला कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर पड़ेगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कुवैत और इराक से पास है। सो ब्रॉडली ये आउटलाइन आपको 450 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर है। अगर इसके ऊपर कैप्चर करते हैं, उनके पास अटैक हेप्टर आ गए हैं, एयरबोर्न फोर्सेस आ गए हैं, उसको बोलते हैं हॉट इंसर्शन, यानी कि गर्मा गर्मी की लड़ाई में ऊपर हाई अल्टीट्यूड से वो पैराट्रूप को ड्रॉप करेंगे, जो कि ये जो 8x5 किलोमीटर का आइलैंड है उसके ऊपर वो लैंड करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कहां से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, और कब आके लैंड होगी वो भी नहीं पता चलेगा। ये एक किस्म का क्लैंडस्टाइन मिशन हो, लेकिन हर मिशन के पीछे एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है फौज में, उसको बोलते हैं लिंकअप। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, तब तक आपका लॉजिस्टिक एचिलॉन आ नहीं पाएगा, तब तक आपका लिंकअप नहीं हो पाएगा। जब तक लिंकअप नहीं हो पाएगा, वो काउंटर बोम्बार्डमेंट एक सिस्टम होता है, काउंटर बोम्बार्डमेंट ईरान का रिटेलिएशन का टारगेट बन के रहेंगे जब तक, क्योंकि पहुंचते ही जब वो कैप्चर कर लेते हैं, उनका क्या है मेन मुद्दा, ऑयल फील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। ऑयल फील्ड को कैप्चर करके अमेरिकन कंपनी, चाहे शेवरन हो या एक्सॉन मोबिल हो या कोई भी कंपनी, उसको देना चाहते हैं ताकि ट्रांजैक्शन उनका डॉलर में किया जा सकता है, जैसे वेनेजुएला में किया है उन्होंने, ठीक है ना, ये उनका मेन है। लेकिन वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनका पेट्रियट मिसाइल वहां पे लॉन्च डिप्लॉय नहीं होते हैं, जब तक उनका आयरन डोम नहीं बनता है, जब तक वो ड्रोन्स और मिसाइल जो आ रहे हैं हाइपोसोनिक, जब तक वो रोक नहीं सकते, तब तक उसको पीस एंड स्टेबल एनवायरनमेंट की तरह ले नहीं जा सकते हैं। यह तब हो पाएगा जब लॉजिस्टिक एचिलॉन उनका लिंकअप होगा, कहां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब हो पाएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करके अपने कब्जे में लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में तब लेंगे जब बूट्स ऑन ग्राउंड ट्रूप्स आएंगे। जब बूट्स ऑन ग्राउंड तब आएंगे जब तक गुत्थम गुथा पर हैंड टू हैंड फाइट नहीं होगा, ब्लड बाथ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दो आइलैंड है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक है अबू मूसा कुछ एक आइलैंड का नाम, तीसरा है आपका कमेश आइलैंड। कमेश आइलैंड को छोटा बड़ा नहीं, 135 किलोमीटर पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ ईरान। कोस्ट लाइन ऑफ ईरान जो पर्शियन गल्फ के साथ है, ये करीब 2200, मान लो 2300 किलोमीटर है। तो 2300 में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का साइज अगर देखेंगे कोस्ट लाइन के बराबर, ये 145 किलोमीटर टू 193 किलोमीटर का चौड़ाई है। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट अगर लाइन खींचते हैं, करीब करीब 200 किलोमीटर आप मान लीजिए। ये 200 किलोमीटर के अंदर एक बड़ा ऊंची पहाड़ी है उत्तर की तरफ। वो पहाड़ी का नाम जितना मेरे को याद है, उसको जोंगरा पहाड़ी है ऐसा कुछ बोलते हैं, जोंगरा प्लेट्यू या जोंगरा माउंटेन्स, जोगरा जोगरा माउंटेन, ऐसे मिलता जुलता नाम है। वो माउंटेन को कैप्चर करके वहां पे एयरबोर्न ट्रूप्स को डिप्लॉय करना निहायती आवश्यक है, क्योंकि मिलिट्री साइंस कहता है इस किस्म की हाई ग्राउंड अपने पास रहना निहायती जरूरी है। वो हाई ग्राउंड से जब नीचे आ जाते हैं, एक लो लेवल हिल होता है, उसको कैप्चर करना निहायती आवश्यक है। ऊपर जो हाई वाला जोगरा माउंटेन कह रहा हूं, उसको कैप्चर करने के लिए आपको एक डिवीजन 15,000 ट्रूप्स की जरूरत है। अगर 15,000 नहीं भी करते हैं, 3,000 एक ब्रिगेड की जरूरत है। उसके नीचे वाला लेवल पे है, करीब 2000 से 3000 मीटर का हाइट है, उसको कैप्चर करना, होल्ड करना निहायती आवश्यक है। यहाँ पे एक डिवीजन की जरूरत है। जो हैंड टू हैंड फाइटिंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जमीन के ऊपर नहीं है। कोमेश आइलैंड 135 किलोमीटर चौड़ाई है और सॉरी ऐसे पैरेलल है कोस्ट लाइन से, करीब 2 किलोमीटर दूरी नियरेस्ट डिस्टेंस कोस्ट लाइन से है, और द शॉर्टेस्ट चौड़ाई जो है वो करीब 80 किलोमीटर। उसको कैप्चर करने के लिए वहां पे सुन्नी मुस्लिम का पॉपुलेशन है 1,77,000, लेकिन ओपन सोर्स में 44,000 46,000 देते हैं, 1,46,000 वो वाला ये एक टूरिस्ट हब हुआ करता था। आज के दिन में उसके नीचे एक सिटी बन चुका है, डिफेंस या सिक्योरिटी सिटी बन गया है, टनलिंग हो रखा है, और मिसाइल लॉन्च पैड्स है। आपका जो लॉजिस्टिक बेसिस है आर्मी के लिए वो तैयार हो रखा है। अंदर अंदर समुद्र के अंदर टनल बना हुआ है, मेनलैंड के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रखे हैं कि 2-2.5 फुट का नहीं है, ये गाड़ियां जा सकते हैं और आ सकते हैं, इस किस्म का साधन हो रखा है। तो क्या एक दिन की लड़ाई या 3,500 मेरीन कोर्स है उसको वो नाकारा कर पाएंगे? मेरे पास सवाल यहीं पे आ रहा है। ये जो उसको बोलते हैं चेन ऑफ आइलैंड्स, 5 आइलैंड है, 5 आइलैंड को जब तक वो कैप्चर नहीं करेंगे, अपने काबू में नहीं रखेंगे, हर एक आइलैंड के अंदर नीचे एक सिटी बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं उसको नकारात्मक या इंटरफेयरिंग एक्टिविटी करेंगे, जिससे ये लाइन आपको खुल नहीं पाएगा।
लाइन नहीं खुल पाएगा, आपका लिंकअप नहीं हो पाएगा खार्ग आइलैंड के साथ, लिंकअप नहीं हो पाएगा, आप पेट्रियट मिसाइल हेवी जो लॉजिस्टिक्स है आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, हर चीज को बाय एयर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं मेन वेसल या सी लेंस के थ्रू ले जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के मेरे को लग रहा है कि मेरा असेसमेंट कह रहा है कि ये जो आपका बूट्स ऑन ग्राउंड कहने में बहुत आसान है, लेकिन मेंटली ही इज प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिग which you, me, and common people are not understanding. It is going to be a long drawn affair. जब तक पूरे ऑयल फील्ड्स ईरान का अपने काबू में नहीं लाते हैं और डॉलर का पेमेंट शुरू नहीं करते हैं, अपने कंपनियों को लेके सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक ये लड़ाई खींचने का बहुत संभावना है। ये मेरा विचार है, आई मे बी रॉन्ग सर, बट आई एम ओनली जॉइनिंग द डॉट्स एंड ट्राइंग टू गिव यू अ प्रोजेक्शन। Sir, my last question to you is following from what you have said कि लंबा लड़ाई चलेगा, रीडॉलराइजेशन सॉरी करना है उसको, इन अ सेंस डॉलर को दोबारा रिजर्व करेंसी बनाना है, 58 है तो 70 तक लेके जाना होगा। पर जब यूएस डेस्परेट हुआ था उसका एक एग्जांपल है, जंग जीत गया था बट जापान को फाइनली हराने के लिए उसको जो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती अपने सैनिकों की वो ना करके उसने नागासाकी हिरोशिमा कर दिया। डू यू थिंक जो आपने एक वियतनाम का एग्जांपल दिया इंस्टेड ऑफ अफगानिस्तान में, थोड़ा उससे भी पीछे जाना चाहता हूँ जापान की तरफ, डू यू थिंक, और अब तो वेपन्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड तो रेडियस कम हो सकता है बट इम्पैक्ट बहुत हाई हो सकता है, सो डू यू थिंक अमेरिका कुड टेक दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टेप आल्सो, use its nuke power or some that sort of a step to curb Iran, destroy Iran and declare victory? क्या उसकी भी संभावना देख रहे हैं सर आप इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट? आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है बट टू कॉल इट आउट एज वेरी ब्रिलियंट एंड मोस्ट सेंसिबल क्वेश्चन, प्रैग्मेटिक क्वेश्चन। ईरान का परिस्थिति ऐसा है, अगर उनका कन्वेंशनल कैपेबिलिटी नहीं है, जापान के पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी वाज वेरी हाई, तो जापान पर्ल हार्बर जो किया था तो किस लिए किया था? क्योंकि उनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो, यही ऑयल का गेम था, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, ऑयल एम्बार्गो, 90% ऑफ जापान का ऑयल जाता है मिडिल ईस्ट से, ऑयल एंड गैस, उस समय में भी जाता था, उसके ऊपर एम्बार्गो डाला कौन? अमेरिका ने। मजबूरन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अमेरिका को जाके हिट किए पर्ल हार्बर में, उनके काफी सारे जवान ऑफिसर्स को मारे थे, बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय किए थे, तब जाके अमेरिका केम एंड जॉइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और धीरे धीरे उनका पावर इतना बढ़ती जा रही थी, चाइना के अंदर, साउथ चाइना सी, जितना आइलैंड टेरिटरी है, साउथ ईस्ट एशिया, इतना तेजी से वो प्रोग्रेस करते जा रहे थे ऑपरेशन, इट वाज इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, दे हैड बिकम सो पावरफुल। ये वही हालत धीरे धीरे होते जा रहा है। अभी सिर्फ ईरान नहीं रहा, उसके साथ खुलेआम रशिया ऑलरेडी हैज एक्सटेंडेड ओपन सपोर्ट। कोई आप एक वीकर नेशन, इंफीरियर क्वालिटी कन्वेंशनल पावर जो है, इसके साथ इस किस्म की प्रिसिशन टारगेटिंग, अमेरिका का जितने रडार, जितने सर्वेलेंस सिस्टम है, जितना थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे उन्होंने 16 एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी दे हैव ब्रॉट इट डाउन। एक तो हवाई जहाज है जो कि आइज एंड ईयर्स होता है, उसको I-6 ऐसा कुछ नाम है, ये अभी अभी मीडिया में कहीं घूम रहा था, एक वो इट वाज ऑन द टारमैक, तो टारमैक के ऊपर उसको हिट कर दिया। 16 एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास, 16 में से एक, इट इज इन बिलियंस, दे हैव हिट दैट एयरक्राफ्ट। हाउ दे हैव डन इट आई रियली डोंट नो, एक्यूरेट इंटेलिजेंस। तो उसके जो आंख और कान है अमेरिका का आज के दिन में मिडिल ईस्ट में ना कि बराबर हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम ना कि बराबर हो चुका है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, इफ यू हैव टू कैरी आउट अ रीअप्रेजल ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ ईरान, आई टेंड टू एग्री विथ योर क्वेश्चन। द वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग पुश्ड टू सच अ लेवल ऑफ कन्फ्रंटेशन, कहीं मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कहीं बटन ना दबा दे, that will become hugely very dangerous. I only hope and pray कि that stage doesn't come in the Middle East, लेकिन काफी संभावना है। ईरान जिस तरह 5 कंडीशंस, 5 डिमांड उन्होंने किए हैं, ठीक है, वो डिमांड को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक मिडिल पाथ, क्या पाकिस्तान जैसे इंटरलोक्यूटर या मीडिएटर से आप मिडिल पाथ कर पाएंगे? ये एक ऐसा देश है जिसके हाथ पे खून लगा हुआ है। Okay, you have given this serious responsibility to Pakistan to negotiate with Iran.
इट हैज बीन डन विद सम पर्पस। पाकिस्तान को यूज किया जाएगा। अभी नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया है DGISPR से। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। मजबूरन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, बल्कि उसको रिटेलिएट करना है, यानी कि वो खुद करेंगे कुछ एक्शन हमारे ऊपर। हो सकता है वेस्टर्न बॉर्डर के साथ ना करके बांग्लादेश के तरफ करेंगे, ताकि डिनाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि जमायती का फुटप्रिंट बढ़ गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। कुछ ना कुछ, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, हो सकता है कि पहले जो प्लान था 10 नवंबर या दिसंबर के आसपास में जो हुआ था, तो वो प्लान कर रहे थे कि इंटरसिटी मल्टी सिटी सीरियल ब्लास्ट का प्लान कर रहे थे। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ वो कर दे, और हो सकता है कि वो जानबूझ के करेंगे। उनका DGISPR 2-3 बार बोल चुके हैं, चीफ भी बोल चुका है, इस बार हम ईस्टर्न फ्लैंक से कुछ करेंगे और ऐसा टारगेट पे करेंगे कि हिंदुस्तान को समझ में ना आए। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा जब वो पाकिस्तान एंगल हो गया, लेकिन जो ईरान का पहलू आप पूछ रहे हैं, इसमें काफी संभावना है। और ये भी आपको देखना पड़ेगा, जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो था 2011 से एक्सटेंड हुआ था, ये 5-5 साल में होता है। 2026 6 फरवरी को खत्म हुआ। उसमें रशिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट था। डोनाल्ड ट्रंप उसको रिन्यू नहीं कर रहा है, रशिया के रिक्वेस्ट के बावजूद। इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जगह जगह फैला हुआ है। ऐसा हालत में अगर आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि चाइना को भी शामिल करना है, और उनका एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट का कोई था, वो खड़े होकर बताया कि चल रहा था डिबेट कि वाई ओनली चाइना, यू हैव कंट्री लाइक पाकिस्तान, यू हैव कंट्री लाइक, इसीलिए पाकिस्तान का नाम कुछ दिन पहले तुलसी गबार्ड ने बताया था। You have country like North Korea, you have Israel, you have India. There are 9 countries with nuclear bombs declared. 9 countries. There are more than 4 countries, I think, who have not declared the holding state of this thing. So 9 countries, all 9 countries, declared, undeclared, इन सबको इसमें लाना निहायत जरूरी है। Sorry, I said declared, including undeclared. Undeclared are Israel is undeclared. ठीक है नहीं, नॉर्थ कोरिया इज अनडिक्लेयर्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूक्लियर पावर। इसी तरह 2 हो गया, तीसरा कौन सा, ईरान एक हो सकता है, चौथा पाकिस्तान इज 1, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिक्लेयर्ड मेंबर्स। डिक्लेयर्ड मेंबर्स आर ओनली 5, उनके साथ जोड़े गए हैं इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। 5 से 9 है, 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो इनका ये सोच विचार है कि जब तक सबको नहीं लाते हैं इसमें, तो ये स्ट्रैटेजी का रिन्यू करना या रिवाइज करना, इट विल बी नॉट अ इफेक्टिव प्लेटफॉर्म। देयरफॉर ही इज कीपिंग इट ओपन एंडेड। देयरफॉर इट इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन या रेगुलेटर मैकेनिज्म। तो जब रेगुलेशन नहीं होता है इन सच काइंड ऑफ डेटरेंट वेपन सिस्टम्स, इट इज हाईली डेंजरस and it will open up frontages which are highly avoidable. In my opinion, there is a lot of depth in your question. This should be pondered over by our people who are dealing with the case. I hope so, sir, because जब यूएस डेस्परेट होता है, और जिस तरह आप बता रहे हैं, या तो एम अचीव करेगा, या सुपर पावर है, डेस्परेट है, ट्रंप जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वर्ल्ड कुड गो इनटू एन इवन डार्कर एरा। वी होप इट डजंट हैपन टू एनी, बिकॉज वो एक अलग ही प्रॉब्लम खड़ी कर देगा सारे वर्ल्ड के लिए, इंक्लूडिंग आर्म टू restarting the nuclear race, because then without a nuclear bomb you are not a sovereign nation. वो वाली बात हो जाएगी सर। Absolutely. यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर हथियार होता तो शायद नहीं, आई एम कन्विंस्ड रशिया would have never attacked Ukraine. Russia itself is a signatory for not guaranteed, there is assured security provisions. सर वो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग अ नेशन, तो वो ऑलमोस्ट बन जाएगी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर हैविंग एक्चुअली बीइंग सॉवरेन इज इफ यू हैव अ डेटरेंट ऑफ एन, अदरवाइज यू आर नॉट अ स्टेट, एनीबॉडी कैन अटैक देम। जी सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दिस डीडॉलराइजेशन वर्सेस रीडॉलराइजेशन, यूएस एम्स, खरग आइलैंड, एंड अगली बारी सर, क्योंकि मैं लंबा नहीं करना था, आपने कहा जो पाकिस्तान ईस्ट से कुछ कोशिश कर रहा है, तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान पे अगली बारी सर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ईस्ट से क्या क्या हो रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इसकरण सर, बहुत बहुत धन्यवाद।